हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड स्टडी पॉइंट पर। तो आज की ये वीडियो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य और भारतीय मूल्यबोध के बारे में। और जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपको अपने एग्जाम में वही सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक बारी इस सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इस सब्जेक्ट में 4 यूनिट्स हैं, जिसके अंदर हर यूनिट में कुछ कुछ चीज़ें हैं। पहली यूनिट जो है उसका नाम है भारतीय मूल्यबोध का स्वरूप, जिसमें बेसिकली हमें भारतीय मूल्यबोध के बारे में बताया गया है, यानी मूल्यबोध यानी वैल्यूज़ के बारे में। सेकंड जो यूनिट है वो है हिंदी काव्य और भारतीय मूल्यबोध, जिसमें हमें हिंदी काव्य के द्वारा भारतीय मूल्यबोध के बारे में बताया गया है, जैसे रामचरितमानस, भारत भारत भारती, रश्मि रथी से, मतलब ये हिंदी काव्य के जो हमारे कुछ बहुत फेमस रचनाएं हैं, उनसे हमें भारतीय मूल्यबोध के बारे में बताया गया है। जो पार्ट 3 है उसमें है हिंदी की प्रमुख कहानियों में वर्णित भारतीय मूल्य, यानी फिर उसमें जो कहानियां हैं, पहले था पार्ट 2 में काव्य, उसके बाद कहानियों की बारी आ जाती है। इसके अंदर हमारी 3 कहानी है, आहुति बाय प्रेमचंद्र, हार की जीत बाय सुदर्शन, डिप्टी कलेक्ट्री बाय अमरकांत। और पार्ट 4 के अंदर है हिंदी के प्रमुख निबंधों में वर्णित भारतीय मूल्य, यानी पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे भारतीय मूल्यों के बारे में, सेकंड यूनिट में हिंदी काव्य में जो भारतीय मूल्य हैं उनके बारे में, पार्ट 3 में हिंदी की प्रमुख कहानियों में वर्णित भारतीय मूल्यों के बारे में, और पार्ट 4 में निबंधों में वर्णित भारतीय मूल्यों के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो इसका क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन पेपर 3 आवर्स का होता है, मैक्सिमम मार्क्स 90, 6 सेमेस्टर का है ये सब्जेक्ट। इसमें सभी क्वेश्चंस करने कंपलसरी होते हैं, टोटल क्वेश्चन 5 होते हैं। तो और हमें 5 के 5 सब अटैम्प्ट करने होते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चंस में चॉइस मिलती है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें 2 क्वेश्चन दिखे हैं और आके तो या तो ये वाला या तो ये वाला, तो हमें सारे के सारे क्वेश्चन करने होते हैं। और अगर आपको डी सोल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्दी चाहिए होती है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको डी सोल से रिलेटेड अपडेट्स और सब्जेक्ट्स के नोट्स ईजिली मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट 1 का पहला चैप्टर है भारतीय मूल्यबोध का स्वरूप। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय साहित्य में अभिव्यक्त भारतीय मूल्यबोध की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए, यानी भारतीय साहित्य में जो अभिव्यक्त भारतीय मूल्यबोध है उसकी प्रासंगिकता यानी उसकी रिलेटिविटी पे हमें विचार करना है। या फिर और कैसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि मूल्यबोध की भारतीय अवधारणा को विश्लेषित कीजिए, या भारतीय मूल्यबोध पर टिप्पणी। तो ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे परिचय, भारतीय मूल्यबोध का परिचय। इसमें हम उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, जिससे कि हमें मार्क्स अच्छे से मिल सके। तो इसमें क्या होगा, भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन और समृद्ध मानी जाती है। भारतीय समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, सम्मान और त्याग जैसे गुणों को बहुत महत्व दिया गया है। इन्हीं अच्छे गुणों और आदर्शों को भारतीय मूल्यबोध कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम मूल्यबोध का क्या देंगे, इंट्रो देंगे कि मूल्यबोध के अंदर क्या क्या आता है। क्या आता है, सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, सम्मान और त्याग जैसे गुण। इन गुणों को ही और ऐसे आदर्शों को ही क्या कहते हैं, भारतीय मूल्यबोध। हिंदी साहित्य ने इन मूल्यों को लोगों तक पहुंचाने और समाज में बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। यानी हमारा जो साहित्य है उससे ये भारतीय मूल्य और भारतीय जो मूल्य हैं, जो गुण हैं, आदर्श हैं, वो सभी लोगों तक फैलते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे भारतीय मूल्यबोध का अर्थ। ये हमारा सेकंड पॉइंट बनेगा क्वेश्चन में। तो भारतीय मूल्यबोध का अर्थ क्या है, उन नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य, वो नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य जो भारतीय जीवन को क्या देते हैं, दिशा देते हैं। कौन से हैं वो भारतीय मूल्य, जैसे यहाँ पे देखो, सत्य, प्रेम, सहिष्णुता, करुणा, बड़ों का सम्मान और मानवता। इसमें सत्य, प्रेम, सहिष्णुता, वही सारी वैल्यूज जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई, जैसी भावनाएं शामिल हैं। भारतीय मूल्य व्यक्ति को अच्छे आचरण और समाज के हित में कार्य करने की प्रेरणा
देते हैं। यानी ये जो भारतीय मूल्य है ना, ये लोगों को किस चीज़ की प्रेरणा देते हैं कि वो समाज के लिए अच्छा काम करें, अच्छे से बिहेव करें, समाज के प्रोग्रेशन, समाज की बढ़ोतरी के लिए काम करें। भारतीय संस्कृति की पहचान इन्हीं आदर्शों और मूल्यों से होती है। यानी कि ये जो मूल्य है, ये आदर्श है ना, ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हमें आगे बढ़ने से पहले सब इस आंसर में हम क्या करेंगे, भारतीय मूल्य बोध की जो कुछ महान लोगों ने, कुछ फेमस लोगों ने क्या दी थी, परिभाषाएं दी थी ना, उनमें से भी एक या दो को कोट कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा अलग से दिखेगा टीचर को, जिसमें हमें एक्स्ट्रा नंबर मिलने के चांस हैं। तो पहले है डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा क्या, कि डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार भारतीय संस्कृति का आधार नैतिकता और मानव कल्याण है। भारतीय मूल्य व्यक्ति को अच्छे विचार और अच्छा व्यवहार अपनाने की प्रेरणा देते हैं। ये मूल्य समाज में शांति और सद्भावनाएं बनाए रखते हैं। यानी ये जो भारतीय मूल्य हैं, ये किसका आधार है, नैतिकता का आधार है और मानव कल्याण का आधार है। और ये समाज में क्या बनाते हैं, शांति और सद्भाव की भावना। और महात्मा गांधी ने भारतीय मूल्य बोध के बारे में क्या कहा था, कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को भारतीय जीवन का सबसे बड़ा मूल्य माना। मतलब अब तो पता ही है, महात्मा गांधी की सबसे फेमस दो वैल्यूज जो थी वो थी सत्य और अहिंसा, ट्रूथ और नॉन वायलेंस। तो इन्होंने उसी के बारे में कहा कि उनके अनुसार व्यक्ति को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। भारतीय मूल्य समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ा के रखा, तो मजबूत करते हैं। यानी जो भारतीय मूल्य हैं वो हमारे समाज में किस भावना को बढ़ाते हैं, प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, उसके बाद हम लिखेंगे भारतीय मूल्य बोध की अवधारणाएं, यानी उनका महत्व क्या है हमारे समाज में। तो सबसे पहला क्या होगा, नैतिकता और अच्छा आचरण का महत्व, परिवार और समाज का महत्व, सहिष्णुता और मानवता, धर्म और आध्यात्मिकता। कि भारतीय मूल्य बोध में अच्छे चरित्र और नैतिकता को क्या दिया गया है, बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। सत्य बोलना, ईमानदारी रखना और दूसरों का सम्मान करना अच्छे गुण माने जाते हैं। यानी ये जो गुण है ना, ये हमारे भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। भारतीय समाज में व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे व्यवहार से होती है, इसलिए नैतिक जीवन को आदर्श जीवन माना गया है। यानी कि जो हमारा समाज है उसमें नैतिकता और अच्छे आचरण को कितना महत्व दिया जाता है, हमने पहले पॉइंट में वो समझाया। अब सेकंड पॉइंट में समझाएंगे कि परिवार और समाज का क्या महत्व है भारतीय मूल्य बोध में। तो उसमें लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति में परिवार को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना गया है। माता पिता गुरु और बड़ों का सम्मान करना भारतीय परंपरा का हिस्सा है। यानी अपने से बड़ों को, अपने परिवार को सम्मान देना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। परिवार में प्रेम, सहयोग और त्याग की भावना सिखाई जाती है। यानी कि ये कि अपनी फैमिली में प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी चाहिए। इससे समाज में एकता और अच्छे संबंध बने रहते हैं। अब देखो, अगर ऐसा है कि कोई आदमी अपने घर में बहुत अच्छे से रहता है तो समाज में भी उसकी एक अच्छी इमेज बनी रहेगी। लेकिन अगर कोई अपने घर में ही लड़ता झगड़ता है तो फिर बाहर भी लोग ये बोलते हैं कि यार ये अपने घर वालों के साथ तो अच्छे से रहता नहीं है, हमारे साथ करेगा। तो उससे समाज में भी एक अच्छा संबंध, एक अच्छा इंप्रेशन हमारा पड़ता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है धर्म और आध्यात्मिकता। तो इसमें क्या है, भारतीय मूल्य बोध में धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है बल्कि अच्छे कर्म करना है। मतलब कि हमारे उसमें कहते हैं ना, जैसे भारत की जो संस्कृति है उसमें कहा जाता है कि हमें सिर्फ पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा अच्छा, बल्कि हमें अपने कर्म, हमें अपने कामों में भी वो दिखाना चाहिए कि हम एक अच्छे आदमी हैं। भारतीय संस्कृति मानव सेवा और दूसरों की सहायता करने की शिक्षा देती है। मतलब कि जो मेन हमारी टीचिंग है भारतीय संस्कृति की, वो क्या है कि मानव की सेवा करो, यानी दूसरे इंसानों की भी सेवा करो और दूसरों की क्या करो, सहायता करो। वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरे विश्व को एक परिवार मानती है। कि वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है वो बहुत फेमस है, ये जो श्लोक है, तो उसमें क्या माना जाता है कि पूरी जो अर्थ है वो हमारा क्या है, परिवार है, पूरा विश्व हमारा क्या है, परिवार है। इससे व्यक्ति के जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। इससे क्या होता है, जब कोई आदमी सबके साथ अच्छे से रहता है, खुश रहता है, सबको सबको मतलब अच्छे कर्म करता है, सबकी सेवा करता है, किसी को दुर्भावना से नहीं देखता, सबके साथ सद्भावना से रहता है, तो उसके जीवन में क्या रहती है, शांति रहती है, संतुलन रहता है। उसके बाद देखेंगे हम सहिष्णुता और मानवता। इसमें क्या बताया गया है कि भारतीय संस्कृति सभी धर्मों और विचारों का सम्मान करना सिखाती है। कि भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि सारे धर्म और सारे विचार क्या हैं, बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई वाली बात है। उसके बाद है प्रेम दया करुणा को भारतीय जीवन के महत्वपूर्ण गुण माना गया है। यानी कि ये जो कुछ नेचुरल, मतलब जो काइंडनेस या फिर लव, प्रेम, करुणा, एक दूसरे के प्रति ये भावनाएं जो है ना, वो भारतीय जीवन का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण
गुण है, भाईचारे वाली जो बात आती है। उसके बाद है भारतीय मूल्य लोगों को मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की सहायता करने की प्रेरणा देते हैं। यानी ये कहते हैं कि सब लोग आपसी में मिलजुल के रहो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मत करो, एक दूसरे की हेल्प करो इन द टाइम ऑफ नीड। तो यही कहा गया है। और उसके बाद इससे समाज में भाईचारा और सद्भावना बनी रहती है। इससे क्या बनी रहती है हमारे समाज में? सद्भावना और भाईचारा। उसके बाद हम लिखेंगे कि हिंदी साहित्य में भारतीय मूल्यबोध की प्रासंगिकता क्या है। तो क्या है? सबसे पहले तो है सामाजिक मूल्यों का चित्रण। क्या? हिंदी साहित्य में समाज के अच्छे मूल्यों और समस्याओं का सुंदर चित्रण किया गया है। कि हिंदी साहित्य में इसका यूज़ कैसे किया गया है, रेलेवेंस क्या है इसकी, क्या कि मूल्यों और समस्याओं को ना भारतीय मूल्य जो है और समस्याएं, उनका बहुत ही ज़्यादा सुंदर चित्रण किया गया है हिंदी साहित्य में। उसके बाद प्रेमचंद्र जैसे साहित्यकारों ने समानता, न्याय और मानवता पर विशेष जोर दिया है। अब जो प्रेमचंद जैसे मतलब साहित्यकार थे उस टाइम के, उन्होंने किस पे जोर दिया था? समानता, न्याय और मानवता जैसे विषयों पर जोर दिया था। उसके बाद है साहित्य लोगों को सही और गलत का ज्ञान करवाता है। मतलब जो साहित्य है ना, उसे पढ़ के लोगों में एक सही और गलत की क्या बनती है? भावना बनती है। इससे समाज में जागरूकता और नैतिकता बढ़ती है। यानी कि इससे हमारे समाज में जागरूकता भी बढ़ती है और क्या बढ़ती है? नैतिकता भी बढ़ती है। सेकंड पॉइंट होगा राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना। कि हिंदी साहित्य से लोगों में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना किस प्रकार से आई? कि हिंदी साहित्य ने लोगों में देशभक्ति और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना पैदा की। मतलब जिस टाइम पे हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस टाइम पे भी ऐसी बहुत सी मतलब लोगों ने कहानियाँ, बहुत से स्लोगन्स, बहुत से पोएम्स निकाली थी, बहुत से सॉन्ग्स निकाले थे, जिससे लोगों में क्या हुई? एक देशभक्ति की भावना जागृत हुई लोगों में। तो उसी तरह से भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान, लोग जो है ना, वो साहित्य के जरिए भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना भी पैदा करते हैं, देशभक्ति की भावना भी पैदा करते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? भारत भारती जैसी रचनाओं ने राष्ट्रीय चेतना को मजबूत बनाया। देखो जैसे मैं अभी कह ही रहा था कि बहुत सारे उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स निकले थे जिससे लोगों की राष्ट्रीय चेतना, उनमें एक यूनिटी आई, नेशनल यूनिटी। मतलब जैसे पहले लोग लड़ते थे धर्म के आधार पर, लेकिन उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के लिए सब लोग एकजुट हो गए थे। उसी प्रकार से उसके बाद है स्वतंत्रता आंदोलन के समय साहित्य ने लोगों को प्रेरित करने का काम किया। वही सेम जो मैंने बताया। इससे राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गर्व को बढ़ावा मिला। उसके बाद है पारिवारिक मूल्यों का महत्व। कि हिंदी साहित्य ने पारिवारिक मूल्यों का महत्व हमें कैसे ज्ञात करवाया। उसमें है हिंदी साहित्य में परिवार, प्रेम, त्याग और संबंधों को विशेष महत्व दिया गया है। रामचरितमानस में राम और भरत के संबंध आदर्श पारिवारिक मूल्यों को दर्शाते हैं। कि मतलब जो रामचरितमानस है उसमें जो राम भगवान और भरत जो है उनके भाई छोटे, उनके जो संबंध है वो भी आदर्श पारिवारिक मूल्यों को दर्शाते हैं। साहित्य परिवार में सम्मान और कर्तव्य की भावना को मजबूत करता है। अब जो साहित्य है ना, वो क्या करता है? एक परिवार में जो एक दूसरे के प्रति सम्मान है और कर्तव्य है ना, मतलब कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक दूसरे को लेके, उसकी भावना को क्या करता है? स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। इससे समाज में क्या होता है? नैतिक संतुलन बना रहता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है मानवता और नैतिक शिक्षा। तो कबीर जो है, कबीर, रहीम और तुलसीदास जैसे कवियों ने अपने साहित्य में मानवता और नैतिकता पर जोर दिया। मतलब कि उन्होंने किस बात पर जोर दिया? कि लोग एक दूसरे के साथ आपसी में अच्छे से रहें, मानवता से रहें। उनकी रचनाएं लोगों को प्रेम, दया और अच्छे व्यवहार की शिक्षा देती थी। मतलब उन्होंने लोगों को यही ध्यान, मतलब इसी पर ज़्यादा जोर डाला था कि धर्म से कुछ नहीं होता। अगर तुम मंदिर मस्जिद भी जाके वहाँ भी पूजा करो, वहाँ भी सजदा करो, तो कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने कर्मों में वो दिखाना पड़ेगा, अपने काम से वो दिखाना पड़ेगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। साहित्यिक व्यक्ति को अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देता है। जो साहित्य है ना, वो व्यक्ति को हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देता है। इससे समाज में सकारात्मक सोच विकसित होती है। तो साहित्य से क्या होता है? एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है लोगों में। उसके बाद पांचवा पॉइंट है वर्तमान समय में महत्व। अब इन सब चीज़ों का वर्तमान समय में क्या महत्व है? आज के समय में लोग भौतिक सुखों और स्वार्थ में अधिक उलझते जा रहे हैं। यानी जो लोग हैं ना, वो क्या मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा फंस रहे हैं, अपने स्वार्थ, सेल्फिश हो रहे हैं लोग। तो ऐसे समय में हिंदी साहित्य क्या करेगा? उन लोगों को भारतीय मूल्यों की याद दिलाएगा। ऐसे व्यक्ति जो नैतिकता, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी का महत्व समझते नहीं हैं, वो समझेंगे भारतीय साहित्य से। इसलिए आज भी भारतीय मूल्य बोध जो है ना, वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? रिलेवेंट है, प्रासंगिक है। क्योंकि इससे लोगों को सीखने को कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता है। जब ये सब हमने लिख दिया, उसके बाद हम लास्ट में क्या लिखेंगे अपने आंसर में? निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? भारतीय मूल्यबोध भारतीय संस्कृति की पहचान है। हिंदी साहित्य ने इन मूल्यों को सुरक्षित रखने और समाज तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
आज भी हिंदी साहित्य लोगों को नैतिकता, मानवता और सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा देता है। यानी जो भारतीय मूल्यबोध है ना, वो एक तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति की क्या है, पहचान ही है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो हिंदी साहित्य है, उन्होंने इन मूल्यों को, ये जो भारतीय मूल्यबोध है, इनको सुरक्षित रखने में और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इसीलिए आज भी जो साहित्य है, हिंदी साहित्य है, वो लोगों को नैतिकता, मानवता और सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा देता रहा है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, नैतिक मूल्य एक आदर्श परिवार की स्थापना करते हैं। इस कथन के आधार पर भारतीय परिवार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। या फिर इसे और कैसे पूछ सकते हैं कि व्यक्ति के विकास में भारतीय मूल्य का अवदान स्पष्ट कीजिए। कि एक व्यक्ति के विकास में, एक व्यक्ति की व्यक्तित्व में, यानी एक व्यक्ति के, एक पर्सन है, उसकी पर्सनैलिटी के विकास में, उसकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में भारतीय जो मूल्य हैं उनका क्या रोल है, उससे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, या पारिवारिक मूल्य पर टिप्पणी कीजिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा हमारी पीडीएफ वाली नोट्स में, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको हर चैप्टर की समरी भी मिल जाएगी और पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें है कि रामचरितमानस में अभिव्यक्त केवट प्रसंग के आधार पर वर्तमान सामाजिक संरचना पर प्रकाश डालिए। कि रामचरितमानस में एक हैपनिंग है, उसमें क्या होता है, उस टाइम पे केवट प्रसंग, जब राम जी अयोध्या छोड़ के जा रहे होते तो केवट से मिलते हैं, उनसे नदी पार कराने के लिए कहते हैं। तो उस वो जो इंसिडेंट है, उसका आज के वर्तमान सामाजिक संरचना पर क्या असर है, उस पर प्रकाश डालना है। या फिर केवट प्रसंग में मार्मिक भाव संवेदना पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो परिचय, कि रामचरितमानस जो है वो किसने लिखी है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक हिंदी साहित्य का क्या है, महान ग्रंथ है। अब इसमें क्या है, इसमें भारतीय संस्कृति, सामाजिक आदर्शों और मानवीय मूल्यों का सुंदर वर्णन मिलता है। केवट प्रसंग अयोध्या कांड का अत्यंत भावपूर्ण और महत्वपूर्ण प्रसंग है। अब रामचरितमानस है ना, उसमें बहुत सारे कांड हैं अलग अलग। अब कितने हैं वो आप बताना कमेंट बॉक्स में। तो उसमें एक कांड है जिसका नाम है अयोध्या कांड। उसमें क्या आता है, उसके अंदर केवट प्रसंग आता है। इस प्रसंग में क्या होता है, भगवान राम जी, सीता जी और सीता माता और लक्ष्मण भगवान जो है ना, वो गंगा पार कराने के लिए केवट के पास जाते हैं। तो उसी में जो केवट की राम जी के प्रति भक्ति, विनम्रता और प्रेम है ना, उसका बहुत ज़्यादा मार्मिक वर्णन किया गया है। ये प्रसंग क्या दिखाता है, सामाजिक समानता, मानवता और भक्ति भावना, उसका ये बहुत अच्छा उदाहरण है। उसके बाद हम जब परिचय लिख देंगे तो क्या करेंगे, केवट प्रसंग का एक संक्षिप्त सा वर्णन लिख देंगे कि उसमें हुआ क्या था। तो इसमें देखो क्या हुआ था, जब भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण भगवान वनवास के लिए अयोध्या से निकलते हैं, तब उन्हें गंगा नदी पार करनी होती है। नदी किनारे केवट अपनी नाव लेके खड़ा होता है। भगवान राम उनसे नाव मांगते हैं, लेकिन केवट पहले उनकी चरण धोने की इच्छा प्रकट करता है। केवट कहता है कि आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर भी स्त्री बन गया था, इसलिए कहीं मेरी नाव भी स्त्री ना बन जाए। अब ये उस टाइम की बात आ जाती है जब राम भगवान ने गौतम ऋषि जो थे, उनकी बीवी थी अहिल्या, उन्हें तारा था, मतलब उन्हें श्राप मिला था कि वो पत्थर हैं, जब तक विष्णु जी के पाँव उन पर नहीं लगेंगे तब तक वो पत्थर ही रहेंगे। तो राम जी जो थे उन्होंने उस पर पाँव लगाया था और वो वापसी अपने असली रूप में आ गई थी। तो इसी बात को लेकर केवट कहता है कि कहीं आप मेरी नाव में बैठो और मेरी नाव भी स्त्री बन जाए, इसलिए पहले मैं आपके पाँव धोऊंगा। तो उनकी ये बात सुनकर ना सभी मुस्कुरा देते हैं। फिर केवट क्या करता है, प्रेम और श्रद्धा से भगवान राम के चरण धोता है। उसके बाद वो राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण भगवान को क्या करता है, नाव में बिठाकर गंगा पार करा देता है। अब नदी पार होने के बाद क्या करता है, जब भगवान राम उन्हें, मतलब उनकी जो नाव से किराया टाइप देने की कोशिश करते हैं, मेहनताना देने की कोशिश करते हैं, तो केवट जो है वो मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तो एक नाविक हूँ और एक नाविक दूसरे नाविक से कभी भी पैसे नहीं लेता। यानी वो भगवान राम को भी क्या कहता है, नाविक कहता है। क्यों, क्योंकि वो कहता है मैं तो बस नदी पार करा रहा हूँ, आप तो लोगों को भवसागर से पार करा देते हो। तो उसके ये लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे तीसरा पॉइंट क्या, कि इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं। तो पहला पॉइंट होगा, भक्ति और श्रद्धा से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो एकदम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मंदिरों में जाके एकदम चढ़ावा करना पड़ेगा, नहीं। आप अपनी भक्ति और श्रद्धा से ही भगवान को क्या कर सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो। उसके बाद सामाजिक समानता, कि भगवान के सामने सभी समान है, चाहे वो कोई राजा हो या चाहे कोई साधारण सा नाविक हो। उसके बाद सेवा और विनम्रता से ही सच्चा सम्मान मिलता है, कि अगर आप किसी के साथ विनम्र रहोगे, किसी की सेवा करोगे, तो आपको सामने से भी सम्मान मिलेगा।
उसके बाद है प्रेम, मानवता और त्याग की भावना जीवन को श्रेष्ठ बनाती है, कि मतलब आप सबके साथ प्रेम से रहो, एकदम मानवता से, एकदम अच्छा बिहेव करो, तो त्याग करो, उन सब की भावना जो है ना वो आपके जीवन को क्या बनाती है, एकदम श्रेष्ठ बनाती है, अच्छा बनाती है। ये प्रसंग हमें क्या सिखाता है, नैतिकता, प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाता है। उसके बाद क्या है, इस केवट प्रसंग में व्यक्त जो भाव संवेदना है ना और उनका सामाजिक जो मूल्य है उसके बारे में। तो इसमें पहला मूल्य क्या है हमारा, भक्ति और समर्पण की भावना। सबसे पहले कौन सी भावना है इन भाव संवेदनाओं में, भक्ति और समर्पण की भावना। केवट भगवान राम के प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति रखता है। वह श्री राम को केवल राजा नहीं बल्कि क्या मानता है, ईश्वर मानता है। चरण धोने से उसकी इच्छा सेवा और समर्पण का प्रतीक है। मतलब कि जब वो कहता है कि भगवान राम से मैं तुम्हारे चरण धोऊंगा, तो ये तो सिर्फ बहाना होता है कि कहीं तुम्हारे पैरों से मेरी स्त्री ना बन जाए। असलियत में वो क्या चाहते थे कि वो भगवान राम जी के पांव धोने का उन्हें मौका मिले। तो ये क्या दिखाता है, उनका सेवा और समर्पण दिखाता है राम जी के प्रति। ये प्रसंग दिखाता है कि सच्ची भक्ति में प्रेम और विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। केवट का व्यवहार अत्यंत भावुक और हृदय स्पर्शी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होगा, सामाजिक समानता का संदेश। कि केवट जो था वो एक साधारण नाविक था, यानी कि नाव चलाने वाला था। लेकिन राम भगवान क्या थे, वो थे अयोध्या के राजकुमार। लेकिन फिर भी जो राम जी है ना, वो केवट के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करते हैं। तो इससे क्या संदेश मिलता है कि हमारे समाज में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे के बराबर हैं, सभी इंसान हैं। जाति और ऊंच नीच का भेद नहीं होना चाहिए, मतलब कास्ट और क्लास के बेस पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यह जो प्रसंग है ना, ये वर्तमान समाज को किस चीज़ की शिक्षा देता है, समानता और मानवता की। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है विनम्रता और सेवा भावना। इस पॉइंट में क्या है कि केवट का व्यवहार विनम्रता और सेवा की भावना से भरा हुआ है। वह बिना किसी लालच के भगवान राम की सेवा करता है। कारण चरण धोना केवल धार्मिक कार्य नहीं बल्कि सम्मान और प्रेम का प्रतीक है। इससे यह सीख मिलती है कि दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा गुण है। भारतीय संस्कृति में सेवा भावना को बहुत महत्व दिया गया है। यानी कि वही बात है कि कैसे उन्होंने विनम्रता रखनी चाहिए, एक दूसरे से सेवा भावना होनी चाहिए सबके अंदर, यही सारी बातें हैं। उसके नाम है मानवीय संबंधों की मिठास। कि अगर हम एक दूसरे के साथ मानवता से भावपूर्ण तरीके से मिले तो उन संबंधों में कितनी ज़्यादा मिठास होती है। कि केवट और राम जी के बीच का संवाद बहुत सरल और भावपूर्ण है। मतलब कि उनके बीच का जो संवाद, उनकी जो बातचीत है ना, वो काफ़ी इमोशनल है और काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी है। उन दोनों के बीच प्रेम, सम्मान और अपनापन दिखाई देता है उनकी बातों से। ये प्रसंग बताता है कि अच्छे संबंध धन या पद से नहीं बल्कि व्यवहार और भावना से बनते हैं। वर्तमान समाज में भी भाईचारा और प्रेम बनाए रखने के लिए ऐसे संबंध क्या है, जरूरी हैं। उसके बाद और पॉइंट है इसमें, वर्तमान सामाजिक संरचना पर प्रभाव। मतलब ये जो भाव संवेदना है, जो सामाजिक मूल्य बताए हैं, इनका सामाजिक संरचना, वर्तमान सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो पहला है, आज के समाज में जातिवेद, भेदभाव और सामाजिक असमानताएं जैसी समस्याएं मौजूद हैं। केवट प्रसंग हमें सिखाता है कि सभी लोगों के साथ समान और सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। मतलब कि हमें जाति भेद नहीं करना चाहिए, कास्ट क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, सबके साथ इक्वली बिहेव करना चाहिए। यह प्रसंग सामाजिक एकता और मानवता का संदेश देता है कि मिलजुल के रहना चाहिए सबके साथ। आधुनिक समाज में भी यह प्रसंग बहुत प्रासंगिक है क्योंकि यह प्रेम, समानता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। अब ये कौन कौन सी क्वालिटीज हमें सिखाता है, प्रेम, समानता और सहयोग की। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है भावुकता और मार्मिकता। यानी क्या, केवट का श्री राम जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा इस प्रसंग को बहुत ज़्यादा क्या बनाता है, इमोशनल बनाता है, भावुक बनाता है। जब वह श्री राम जी के चरण धोता है तब उसकी भक्ति और भावनाएं स्पष्ट दिखाई देती है। श्री राम जी का सरल और प्रेमपूर्ण व्यवहार भी इस प्रसंग को भावुक बना देता है। पाठक इस प्रसंग को पढ़कर भाव विभोर हो जाता है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। भाव विभोर का मतलब एकदम इमोशनल हो जाता है रीडर भी पढ़ के। उसके बाद जो सेवंथ पॉइंट है वो है भारतीय संस्कृति और आदर्शों का चित्रण। यानी कि केवट प्रसंग जो है वो भारतीय संस्कृति के आदर्श मूल्यों को कैसे दर्शाता है। इसमें भक्ति है, विनम्रता है, सेवा है, समानता है और मानवता है। इन सबको एकदम अच्छे से दिखाया है इस प्रसंग में, जिसमें कि तुलसीदास जी ने इस प्रसंग के माध्यम से समाज को क्या दिया है, नैतिक शिक्षा दी है। ये प्रसंग आज भी लोगों को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद जो एट्थ पॉइंट है वो है त्याग और निस्वार्थ भावना। यानी कि केवट भगवान राम
की सेवा बिना किसी लालच और स्वार्थ के करता है, यानी उनसे मेहनताना अपना किराया भी नहीं लेता। वह गंगा पार कराने के बदले कोई धन या पुरस्कार नहीं लेता, जैसे कि मैंने बताया। इससे उसकी निस्वार्थ भक्ति और त्याग की भावना दिखाई देती है। यानी क्या दिखाई देता है कि वो राम जी के प्रति सही में समर्पित है। यह प्रसंग दिखाता है कि सच्ची सेवा हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। मतलब वो अपना स्वार्थ नहीं देखता उनकी सेवा करने में कि मेरे को किराया मिलेगा या मेरे को मेहनताना मिलेगा, वो बस उनकी सेवा करना चाहता था। उसके बाद अगला पॉइंट है नैतिक शिक्षा और प्रेरणा। कि केवट प्रसंग लोगों को अच्छे आचरण और नैतिकता की शिक्षा देता है। इसमें विनम्रता, सेवा, समानता और मानवता जैसे आदर्शों का संदेश मिलता है। तुलसीदास ने इस प्रसंग के माध्यम से समाज को सही दिशा देने का प्रयास किया, इसलिए यह प्रसंग आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक माना जाता है। उसके बाद है श्रद्धा और विश्वास। यानी केवट के मन में ना राम जी के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास दिखाई देता है इस प्रसंग में। वह पूरे मन से उनकी सेवा करता है और वो खुद को लकी मानता है कि भगवान उसके पास आए हैं, मतलब भाग्यशाली मानता है खुद को। उसकी भक्ति में इतना सच्चाई और इतना समर्पण, इतना डिवोशन था कि वो भावनाएं जो है ना वो रिटर्न में झलकती हैं। मतलब कि रामचरितमानस कोई पढ़ेगा तो उसी में झलक जाएंगी। यह प्रसंग हमें सिखाता है क्या कि सच्ची श्रद्धा ही व्यक्ति को महान बनाती है। उसके बाद इसमें आदर्श व्यवहार का जो चित्रण है वो उसकी बात करते हैं कि केवट प्रसंग में इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण मिलता है। राम भगवान सभी लोगों के साथ समान और विनम्र व्यवहार करते हैं। केवट भी नम्रता और सम्मान के साथ अपनी बात रखता है। यह प्रसंग हमें अच्छे व्यवहार और शिष्टाचार की शिक्षा देता है। 12वां पॉइंट है सरल भाषा और संवाद की सुंदरता। कि कैसे इस प्रसंग की जो भाषा है ना वो काफी सरल है, मधुर और प्रभावशाली है। संवाद में कैसे नॉर्मल सी चीजें, एकदम नॉर्मल सी उनकी कन्वर्जेशन है, उसी को इतने अच्छे से लिखा गया है कि वो बहुत ज्यादा प्रभाव लोगों के मनों पे डालती हैं। इसी के साथ उसके बाद हम लिखेंगे इस आंसर का निष्कर्ष। क्या लिखेंगे? केवट प्रसंग केवल धार्मिक कथा नहीं बल्कि मानवता, समानता और भक्ति का सुंदर संदेश है। यह प्रसंग वर्तमान समाज को प्रेम, सम्मान और सामाजिक एकता की शिक्षा देता है। इसलिए रामचरितमानस का यह प्रसंग आज भी अत्यंत प्रासंगिक और प्रेरणादायक माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन ये खत्म हो गया। उसके बाद हम आएंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, जो क्या है? भरत भारती राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। स्पष्ट कीजिए कि कैसे जो भरत भारती है ना वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक, जो हमारी राष्ट्रीय संस्कृति है उसको लोगों में जगाने का काम करती है, ये स्पष्ट करना है। मैथिली शरण, इसको और कैसे पूछ सकते हैं अथवा में, मैथिली शरण गुप्त की भरत भारती में भारतीय संस्कृति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। मतलब कि वही की जो भरत भारती है उसमें भारतीय संस्कृति का क्या स्वरूप है उसे स्पष्ट करना है। मैथ और कैसे पूछ सकते हैं? मैथिली शरण गुप्त के काव्य में राष्ट्र प्रेम की भावना का विवेचन कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस अलग अलग तरीके से पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पीडीएफ नोट्स में मिलेगा, जो जिनकी लिंक आपको बताइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उन्हें डाउनलोड करिए और उनमें पढ़िए इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, वो हमें करेंगे। उसमें क्वेश्चन क्या है? दिनकर कृत रश्मि रति भारतीय सामाजिक व्यवस्था का जीवंत चित्रण करती है, स्पष्ट वर्णन कीजिए। यानी जो दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी की वो है रचना है, क्या नाम है उसका, रश्मि रति, वो भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो है उसको एकदम कैसे उनका उसका चित्रण करती है, उसको वर्णन करना है। या फिर और कैसे पूछ सकते हैं कि रश्मि रथी और भारतीय पारिवारिक एवं सामाजिक मूल्यों पर प्रकाश डालिए। कि रश्मि रथी में भारतीय जो पारिवारिक और सामाजिक मूल्य हैं उनको कैसे दिखाया गया उस पर प्रकाश डालिए। या फिर रश्मि रथी में कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। कि रश्मि रथी जो, मतलब रश्मि रथी का जो मेन कैरेक्टर एक तरीके से वो कर्ण है, तो उनके चरित्र का चित्रण कीजिए। या फिर रश्मि रथी और सामाजिक मूल्यों पर टिप्पणी कीजिए कि रश्मि रथी में सामाजिक मूल्यों को कैसे दिखाया गया है। इसके आंसर में क्या करेंगे? सबसे पहले वही परिचय कि रश्मि रथी किसने लिखी है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध काव्य रचना है। यह महाभारत के महान योद्धा कर्ण के जीवन पर आधारित है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस काव्य में कर्ण की वीरता, संघर्ष और दानशीलता का सुंदर वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें भारतीय समाज, परिवार और नैतिक मूल्यों का भी चित्रण मिलता है। दिनकर ने कर्ण के माध्यम से समाज में फैली जाति भेद, सम्मान, कर्तव्य और मानवताओं जैसी समस्याओं को प्रस्तुत किया है। यानी मेनली इसमें क्या है, कर्ण के साथ जो भी जाति भेद हुआ उसको भी इन्होंने इसमें बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। इसलिए रश्मि रथी केवल एक वीर काव्य नहीं बल्कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का जीवंत चित्रण भी है। इसी जो उन्होंने जाति भेद को पोर्ट्रे करा है ना अच्छे से, इसी की वजह से ये सिर्फ एक वीर काव्य नहीं है बल्कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का जीवंत चित्रण भी है। आगे देखते हैं कि रश्मि रथी में भारतीय सामाजिक और पारिवारिक मूल्य क्या है, या फिर कर्ण का जो चरित्र चित्रण है वो क्या है।
तो कर्ण के संघर्षपूर्ण जीवन का एक चित्रण है कि रश्मि रथी में उन्होंने क्या कहा है कि कर्ण जो था उसका जो जीवन था वो संघर्ष और अपमान से भरा हुआ था। अपमान से क्यों? क्योंकि उन्हें जो जैसे वो थे तो सही में राजकुमार, लेकिन उन्हें जिन्होंने पाला था वो क्या थे, एक सूत थे, एक सारथी थे। इसलिए उन्हें मतलब सब लोग क्या कहते थे, सूत पुत्र कहते थे, और उन्हें समाज में कभी सम्मान नहीं मिला। अब ये सारा उनका अपमान होता था, उसके बावजूद भी क्या उन्होंने अपने साहस और परिश्रम से क्या करा, एक महान योद्धा बनने का प्रयास किया। और कर्ण का जो संघर्ष है ना, वो समाज में फैली जो जाति भेद है ना, उसे बहुत ज़्यादा उजागर करता है उस समस्या को। उसके बाद समाज, जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव का चित्रण। इसमें उन्होंने जाति भेद के आधार पर, जो जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव होता है, उसका चित्रण कैसे किया गया कि उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें जाति के आधार पर बहुत बार अपमानित किया, कई बार उन्हें शिक्षा नहीं दी इसी वजह से। क्यों? क्योंकि वो सूत पुत्र थे, उन्होंने उनको मतलब वो योग्य थे फिर भी उन्हें शिक्षा नहीं दी। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बावजूद भी वो अपने साहस और परिश्रम से एक महान योद्धा बने। तो दिनकर ने बताया कि केवल किसी की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसकी योग्यता से करनी चाहिए, और ये हमारे समाज में अभी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो थर्ड है वो है दानवीरता और उदारता का आदर्श चित्रण। यानी कर्ण जो है ना, उन्हें महाभारत में बहुत बड़ा दानी, मतलब सबसे बड़ा दानी कहा जाता था, इसीलिए उनका नाम क्या था, दानवीर कर्ण था। तो एक बार क्या होता है, इंद्र भगवान ना उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, कवच और कुंडल मांग लेते हैं उनका। उनका जो कवच था, उनका जो कुंडल था ना, वो मांग लेते हैं। तो कर्ण उन्हें भी दान कर देता है, जबकि उन्हें पता था कि अगर ये दोनों मैंने दे दिए तो मेरी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्हें वो दे देता है। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, दानवीर कर्ण। तो ये प्रसंग जो है ना, वो त्याग, उदारता और दानशीलता जैसे भारतीय मूल्यों को क्या करता है, प्रकट करता है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है मित्रता और निष्ठा का मूल्य। यानी कि क्या, कर्ण जो था ना, वो और दुर्योधन बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उनकी जो दोस्ती है ना, वो भी इस काव्य का क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। कि दुर्योधन ने कर्ण को खाली एक, दुर्योधन ही थे जिन्होंने कर्ण को सम्मान दिया था, और उनको उनकी पहचान देने के लिए उन्होंने उन्हें एक देश का क्या बना दिया था, राजा बना दिया था। इसीलिए जो कर्ण थे वो पूरे अपने जीवन में उन्होंने कहा था कि मैं दुर्योधन के प्रति क्या रहूँगा, लॉयल रहूँगा। उन्होंने अपने दोस्त के कठिन समय में भी कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। तो ये प्रसंग कौन सी भावनाएं दिखाता है, सांस्कृतिक भारतीय मूल्य दिखाता है, मित्रता, विश्वास और निष्ठा को। उसके बाद जो है पारिवारिक संबंधों का चित्रण और कैसे है कि रश्मि रथी में माता कुंती और कर्ण के संबंध का भावपूर्ण चित्रण है। कि वो माता कुंती के बेटे होते हैं सबसे पहले, लेकिन वो उन्हें बहा देती है नदी में, फिर जाके वो सूत को मिलते हैं, सारथी को मिलते हैं, तो फिर जाके इसीलिए उनके साथ इतना भेदभाव होता है। तो कुंती जो है वो अपने पुत्र को पहचान लेती है, लेकिन जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो उस टाइम पे सिचुएशन चल रही होती है, उसके कारण उन्हें स्वीकार नहीं करती। जो कर्ण है वो भी अपनी माँ का सम्मान करते होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने कर्तव्य और अपनी मित्रता को नहीं छोड़ते उनकी वजह से। तो ये प्रसंग जो है ना, वो भारतीय पारिवारिक मूल्यों को और भावनात्मक संबंधों को क्या करता है, दिखाता है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना का चित्रण। कि कर्ण कैसे अपने जीवन में कर्ण कैसे अपने जीवन में लगातार अपमान और संघर्ष का सामना करता है, लेकिन फिर भी कभी वो हार नहीं मानता। वो अपनी योग्यता और परिश्रम के बल पर अपनी पहचान बनाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वो कर्ण के माध्यम से क्या दिखाना चाह रहे हैं कि व्यक्ति की जो पहचान है वो उसके कर्म से होनी चाहिए, ना कि उसके जन्म से। और ये संदेश आज भी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कर्तव्य और धर्म का महत्व। तो रश्मि रथी में वो कर्ण के माध्यम से क्या दिखाते हैं कि जो कर्ण है वो अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं। वो जानते हैं कि पांडव उनके भाई हैं, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त दुर्योधन को कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्होंने उसे क्या करा होता है, वादा करा होता है। तो ये प्रसंग क्या बताता है, कर्तव्य, निष्ठा और नैतिकता दिखाता है। तो दिनकर जो है उन्होंने कर्ण को किसके रूप में चित्रित किया है, एक आदर्श चरित्र के रूप में। आठवां पॉइंट है समाज सुधार का संदेश। तो वो रश्मि रथी के माध्यम से दिनकर जो है ना, वो समाज सुधार का संदेश भी दे रहे हैं कि कैसे लोगों को जाति भेद नहीं करना चाहिए, सामाजिक असमानता नहीं करनी चाहिए, लोगों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए उनके जन्म के आधार पर। ये जो कवि हैं ये क्या मानते हैं कि लोगों को, सभी लोगों को हमारे समाज में समान अवसर और समान सम्मान मिलना चाहिए। तो ये जो काव्य है ना, ये सामाजिक जागरूकता और मानवता की भावना को क्या करता है, मजबूत करता है। उसके बाद 9वां पॉइंट है वर्तमान समाज में प्रासंगिकता। यानी ये जितना भी चरित्र चंडन है, इस ये जो रश्मि रथी है, इसका हमारे प्रेजेंट टाइम में क्या इसका रिलेवेंस है वो। तो हमारे समाज में वही सेम टू सेम आज भी जाति भेद हो रहा है, असमानता हो रही है, सामाजिक अन्याय जैसी समस्याएं मौजूद है। तो रश्मि रथी हमें क्या बताता है कि हमें सबके साथ समानता से रहना चाहिए,
मानवता से रहना चाहिए और आत्मसम्मान को समझना चाहिए। अब जो कर्ण का संघर्ष है वो आज के युवाओं को कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, इसीलिए ये काव्य आज तक भी अत्यंत ज़्यादा प्रासंगिक है। उसके बाद इसका लिखेंगे हम इसका निष्कर्ष इस आंसर का, जो कि है रश्मि रथी कर्ण के संघर्ष, त्याग और आत्मसम्मान के माध्यम से भारतीय सामाजिक और नैतिक मूल्यों को प्रस्तुत करती है। यह काव्य हमें समानता, मानवता, मित्रता और कर्तव्य की प्रेरणा देता है। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चंस में थे कितने क्वेश्चन आपको आपका एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्ज़ाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्ज़ाम बताते हैं इस डेट को है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्ज़ाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट, विद कंप्लीट एग्ज़ाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है हिंदी साहित्य और भारतीय मूल्यबोध। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नोट्स के अंदर हमने आपके लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इन ग्रुप्स में जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि एसओएल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे वेबसाइट का लिंक। अगर आपको दूसरे सेमेस्टर के भी नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पर जा सकते हो और वहाँ से आपको जिस भी सेमेस्टर के नोट्स चाहिए आप वहाँ से सिंपली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने आपको सबसे पहले प्रोवाइड किया है लेटेस्ट सिलेबस, और इसके बाद हमने आपको प्रोवाइड किया है क्वेश्चन पेपर, जिससे कि आपको ये नॉलेज हो सके कितने नंबर का पेपर आता है, आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और कितने टाइम में आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना होता है। और इसके बाद यहाँ पर आपको यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि अभी तक आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो आंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं और टू द पॉइंट है। और अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम में लिख के आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पर होते हैं हमारे नोट्स खत्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।